सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार और रेणु जी आपको भी मेरा नमस्कार। बस हम इंतजार कर रहे थे कि कैसे मंजरी स्वागत करें, तो भाई नमस्कार नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, खास दिन है और स्वागत का भी दिन है। जी हाँ, स्वागत हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। मुर्मू जी के बारे में तो हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज और भी बड़ा खास दिन है हमारे लिए। सखी विशेष में हम लेकर हाजिर हैं आज शर्मिला निकोलेट को, जो खिलाड़ी हैं जी, और इसी के साथ साथ धारावाहिक चित्रलेखा जिसका सबको बहुत इंतजार रहता है, तो वो सुनवाएंगे उसका भाग 16। तो सुनिए जी। और जब हम ये कहते हैं सुनिए और सुनती हो जी, तो इसके बहुत सारे मायने हैं। बिल्कुल। और ये तो यानी कि घर के गलियारे में चलते हैं, घर के गलियारे में चलेंगे और देखते हैं वहां पर क्या क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। नहीं, ये तो हमें ही नहीं स्पष्ट हो रहा है कब कहते हैं हम कि सुनिए हाँ, और सुनती हो जी, है ना। ये वाला जो अंदाज है, सुनती हो जरा इधर आना जी, तो ये वाला जो अंदाज है वो किस किस तरह से हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और ढेर सारी बधाई, क्योंकि आज हमारे देशवासियों के लिए, हम सब के लिए बड़े हर्ष का, बड़े गर्व का दिवस है कि, और एक तरह से कहें कि ऐतिहासिक भी है, क्योंकि आज हमारे 15वीं माननीय राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पद संभाला है, शपथ ली है। और इस गौरव पल पर सभी को हार्दिक बधाई मंजरी जी, और बहुत सारी शुभकामनाएं जी। और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापौसी गांव में 20 जून सन 1958 में हुआ था। द्रौपदी संताल आदिवासी जातीय समूह से हैं। आपके पिता का नाम बिरंची नायडू टुड्डू, जो कि एक किसान थे, और आपके 2 भाई हैं। और द्रौपदी जी के दादाजी और पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे, और आपका विवाह श्री श्याम चरण मुर्मू से हुआ। आपके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। परिस्थितियां कुछ विषम रहीं, लेकिन उन्होंने साहस का सामना मतलब किया भी, साहस से इन सब परिस्थितियों का, और परिचय दिया कि कितनी आत्मविश्वासी हैं वो, जैसा कि उनके चेहरे से झलकता है। और दोनों बेटों और अपने पति को खो देने के बाद भी उन्होंने अपने आप को संभाल कर रखा और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रहीं। वैसे भी उनका कहना है, उनके बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, जैसा कि हम लोग आज बराबर उनके जो अभिभाषण है वो सुन रहे हैं, उनके विचार देख रहे हैं। तो कहती हैं कि आपके द्वारा निर्धारित उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विश्वास को एक हथियार बनाएं, ये कहना है बहुत ही अच्छी सी बात, प्रेरणादायक बात है ये। और द्रौपदी जी की स्कूली शिक्षा गांव के स्कूल से हुई, और साल 1969 से 73 तक वे आदिवासी आवासीय विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की, और स्नातक के लिए वे भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज चली गईं, और वे अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर तक पहुंची। क्या बात है। और इसके बाद राजनीति में आई, और राजनीति में आने से पहले द्रौपदी जी ने एक शिक्षक के तौर पर काम किया, या यूं कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत की। और सन 1973 से लेकर 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद 94 से लेकर 97 तक फिर असिस्टेंट टीचर के रूप में, ऑनरेरी सम्मानजनक जैसे होता है ना, ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में आपने फिर से शिक्षण का कार्य किया। और सन 1997 में पहली बार चुनाव लड़ा और ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। इसके बाद वे जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई, और वर्ष 2000 में विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, और विधायक चुने जाने के बाद उन्हें सरकार ने स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बना दिया। और
हमारे देश की ये दूसरी महिला माननीय राष्ट्रपति जी हैं, दूसरा बहुत सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति आप बनी, तो ये सारी चीजें उनकी उपलब्धि है और हम सब की उपलब्धि है। या यूं कह सकते हैं कि हमारा देश जिस गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है, दिनों दिन उन्नति कर रहा है, और जिस तरह से एक आदिवासी क्षेत्र से इतना संघर्ष करके द्रौपदी जी आई हैं, तो हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। और आपका कहना भी है कि कोई भी पद, जैसे कि विभिन्न पदों पर काम किया, उसके बाद भी आप राजनीति से जुड़ी रही, कई बार अलग अलग विभाग उन्होंने संभाला, उसमें पशुपालन है, मत्स्य है, ऐसे ही अलग अलग ढंग से उन्होंने काम किया। तो उनका खुद भी कहना है कि कोई भी पद आपकी परिस्थितियों पर भारी नहीं होता, बस अपनी क्षमता और ऊर्जा पर विश्वास करें। आदिवासी महिलाएं शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं, अगर उन्हें शिक्षा का सहयोग मिले तो वे शहरी महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। तो भाई जाहिर है कि उनका ये कहना कि जो हमारी क्षमता है उससे अधिक हम काम कर सकते हैं और हमें अपनी क्षमता को पहचानना होगा और देखना होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये करके दिखा दिया बिल्कुल। और सन 2015 में वे झारखंड की राज्यपाल बनी और 2021 तक उन्होंने इसी पद पर अपनी सेवाएं दी, और आज वे भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत भी है वो, और आज वे भारत के राष्ट्रीय पद पर सुशोभित हो गई हैं, पदभार संभाला है उन्होंने। तो भाई एक जैसे कि उनका कहना है कि कोई भी पद, परिस्थितियों, इन सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्षमताओं, ऊर्जा पर विश्वास करें, तो हमें भी यही रखना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि छोटे छोटे लक्ष्यों को ध्यान में रखें, लेकिन छोटी छोटी सफलताओं के साथ उन्हें हासिल करने की योजना भी बनाएं। तो ऐसी प्रेरणादायक उनकी बातें, और आगे भी इसी तरह से उनकी प्रेरणादायक बातें हमें मिलती रहेंगी जी। इसके साथ फिर से शुभकामनाएं, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंजरी, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के पार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के पार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। तो ये
रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात तो रेणु जी सब तरफ तो हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही वहाँ भाई हो जाएगी। हम तो हमेशा यही कहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे जो हमने पोस्ट किया है सखी सहेली का, उसमें हमारे बारिश जो हो रही है वो माननीय राष्ट्रपति जी की बधाई की हो रही है। उनको ढेर सारी बधाई हमारे सभी श्रोता दे रहे हैं। तो और बहुत सारी जानकारियां भी दे रहे हैं। बहुत सारी तो वही है कि जो हमने बताया, अभी साझा किया। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये लिखा है कि जो उन्होंने कहा कि झारखंड की पहली राज्यपाल हैं जिन्हें अपने 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया था। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ये 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक इस पद पर रहीं। बहुत ही तो गर्व की बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो ढेर सारी जो कहते हैं ना बधाइयों की और शुभकामनाओं की बारिश इधर हो रही है और सब तरफ होती रहनी चाहिए, है ना? और इसी के साथ साथ हम ये भी बता दें कि जो अभी हमने गीत बजाया वो फिल्म काला बाजार से था। अच्छा, तो आज देखिए सखी विशेष की भी बात हम कर लेते हैं। हाँ करेंगे, लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि आजकल पति पत्नी आपस की बातचीत में सुनिए सुनतियों का खूब प्रयोग करते हैं। यहाँ किस विषय में बात होगी? तो ये पूछ रही हैं। तो बस ये उसी विषय में होगी जैसे आप कहते हैं सुनिए सुनती हो। अच्छा। तो आप किस तरह से कहते हैं और आपकी बात कितनी सुनी जाती है इसके बारे में बताएं। ये भी बताना पड़ेगा कितनी सुनी जाती है। हाँ और क्या, मतलब आपने कुछ कहा और कितनी देर में हुआ या कोई ऐसी घटना याद हो इस विषय में तो भी लिख सकते हैं, अपने विचार ले सकते हैं। लेकिन हमारी एक बहन ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। क्या लिखी? अजय सुनती हो और सुनिए जी। सखा बंधु इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, हम तो आज सुनेंगे। नहीं ये तो उनको भी डालना है। नहीं ये तो कितनी हमारी बहनें बहुत समझदार हैं। अच्छा। उन्होंने फट से अपना पल्ला झाड़ा और कह दिया कि सखा बंधु इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, हम तो आज सुनेंगे। अच्छा। बात भी सही है, हम लोग सुनते कहाँ हैं। तो इन्होंने कह दिया कि आज पहली बार है कि हम सुनेंगे, आप लोग सुनाइए। तो देखो बहनों को कहने की जरूरत नहीं है। वो तो बोलेंगी वो तो बोलेंगी। और बराबर स्वागत भी है उनका, उन्हें मालूम है कि मंच उन्हीं का है। हम तो बस मेहमानों की तरह भाइयों का भी स्वागत करते हैं और देखते हैं क्या वो सुनिए और भाई हमारे देखो पहले अपने कान पकड़ के माफी मांगते हुए ये कहा है कि भाइयों का हम मेहमान की तरह स्वागत करते हैं। मंजरी देखो वैसे अब तो रक्षाबंधन आ रहा है जी, तो भाइयों का तो बराबर स्वागत है। बिल्कुल स्वागत लेकिन है। अभी हम कार्यक्रम में सखी विशेष में शर्मिला निलोले से बातचीत करते हैं, उनकी बात करते हैं। शर्मिला निकोलेट एक बेंगलोर की इंडो फ्रेंच पेशेवर गोल्फर हैं। आपका जन्म 12 मार्च सन 1991 बेंगलुरु में हुआ और आपके पिता मार्क निकोलेट एक फ्रेंच और माता सुरेखा निकोलेट बेंगलोर भारत से हैं। पिता सॉफ्टवेयर के व्यवसाय में और माँ का अपना बिजनेस है, यानी सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। शर्मिला ने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं से पूरी की और बाद में बेंगलोर इंटरनेशनल स्कूल से 10वीं और 12वीं की शिक्षा पूर्ण कर ली और स्नातक की पढ़ाई भी की। शर्मिला ने 11 वर्ष की आयु में सन 2002 में ही गोल्फ खेलना शुरू कर दिया और मात्र 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला टूर्नामेंट जीत लिया। जी, और शर्मिला को तैराकी का भी शौक है। वे एक पूर्व राष्ट्रीय उप जूनियर तैराकी चैंपियन भी हैं। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण में 72 स्वर्ण और रजत पदक जीते उन्होंने, और वे एक राज्य स्तर के एथलीट भी थी, जहां उन्होंने बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल में भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए इन्होंने। और 18 वर्ष की आयु में शर्मिला पूरी तरह से पेशेवर गोल्फर बन गई, गोल्फ खेलने वाली बन गई और लेडीज यूरोपियन टूर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए वो सबसे कम उम्र की भारतीय गोल्फर है और इसके साथ ही यूरोपीय टूर पर एक पूरा कार्ड हासिल करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। तो हम मतलब बड़ी उपलब्धि है इनकी, बहुत कम उम्र में गोल्फर बनी और लेडीज यूरोपीय टूर के लिए भी इनकी जो मतलब अर्हता जो होती है, योग्यता होती है, वो भी इन्होंने जो प्राप्त की है, वो भी इतिहास इन्होंने रच दिया ना जी, सबसे कम उम्र में करके। जी, और शर्मिला ने भारत के महिला गोल्फ एसोसिएशन पर 2009 और 2010 में मेरिट ऑर्डर का अवार्ड भी इन्होंने जीता और फिर 2010 और 11 में ऑर्डर ऑफ मेरिट फिर से जीता इन्होंने। और भारत के महिला गोल्फ एसोसिएशन में अभी तक उन्होंने 11 जीत दर्ज की है और वे 2012 में लेडीज यूरोपीय टूर के लिए एक पूर्ण टूर कार्ड के साथ उत्तीर्ण हो गई और ये योग्यता प्राप्त करने वाली वे सबसे कम उम्र की भारतीय गोल्फर बनी। शर्मिला ने 2012 में हीरो केजीए टूर्नामेंट की चैंपियनशिप थी और की चैंपियन थी वो जी, है ना, मतलब 2012 में हीरो केजीए टूर्नामेंट की वो चैंपियन थी और 2015 में हीरो
WPGT की चैंपियन रही और सबसे यंग और टैलेंटेड गोल्फर शर्मिला बेहद खूबसूरत हैं। साथ ही इनकी हाइट भी बहुत अच्छी है। 2007 के निकोलेट लेडी गोल्फर ऑफ द ईयर और 2010 में WGAI की प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुकी हैं। तो काफी रिकॉर्ड इनके झोली में है। और शर्मिला ने हीरो वुमेन्स प्रोफेशनल गोल्फ टूर जीता। आप भारत की नंबर 1 वुमेन गोल्फर हैं। शर्मिला के शौक की बात करें तो वे अपनी फिटनेस पर बेहद ध्यान देती हैं। उन्हें कार चलाना भी पसंद है और वे मॉडलिंग में भी दिलचस्पी रखती हैं और कई रैंप शोज का हिस्सा भी बन चुकी हैं। तो निकोलेट ने दोहा 2006 में एशियाई खेलों में और एशिया पैसिफिक जूनियर गोल्फ टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और सैन डिएगो में उन्होंने कॉलवे जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप और जापान में क्वीन सर्किट कप और मलेशियाई ओपन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी उन्होंने खेला है। तो भाई इतनी कम उम्र में उन्होंने भारतीय महिला गोल्फ संघ पर कुल 11 जीत दर्ज की है। तो अभी तो मतलब इतनी कम उम्र की हैं जी। तो अभी उनके हम बहुत सारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी तो बहुत बनाएंगी आगे रिकॉर्ड और फिलहाल जो बना चुकी हैं उसके लिए ढेर सारी बधाई जी। बहुत सारी बधाइयों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, इससे पुरानी एक कहानी तेरी मेरी आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
मेरे मीत रे मेरे मितवा ये फिल्म थी गीत से, जो गाना हमने लिया है वो फिल्म गीत का है। और रेणु जी देखिए ना, सुनिए और सुनती हो पर हमारे कुछ श्रोता भाइयों ने कमेंट लिख के भेजा है। क्या? और वो लिखते हैं कि आज सुनिए और सुनती हो पर क्या बात होगी, ये रोचक रहेगा और शायद हम अभी तो कम से कम इस प्रयोग से बच सकते हैं क्योंकि क्यों? दफ्तर में कैसे? है वो। अच्छा, ऐसा? दफ्तर में है ओह। इसलिए बच गए, मगर शाम की खबर नहीं, अगर उन्होंने भी सुन लिया तो फिर कहिए सुनिए और कहते सुनते बातों बातों में खींचा तानी ही होगी। अरे ये कैसे कह सकते हैं? अब इन्होंने तो जैसे कहा कि हाँ। कहिए सुनिए और कहते सुनते बातों ही बातों में प्यार हो जाएगा, तो हमें लगा कि आगे शायद तुम ये कहोगी कि हमारे साथी ने जो लिखकर भेजा है तो प्यार भी तो हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है भाई वो तो कि कहिए वो तो सुनिए पहली में- सीढ़ी है ना इसकी, है? आगे बढ़ने की। किसकी? सुनिए और सुनते रहिए की तो सीढ़ी है ना, प्यार तो होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, वहां नहीं, तक हमें पहुंचेंगे। लेकिन अच्छा, जबकि ये कहते हैं हाँ। कि मोहब्बत में पहले तो लड़ाई होती है। अच्छा। अब दिक्कत यही है ना कि फिल्मों में जो दिखाता है हाँ। अक्सर हम उसी का अनुसरण करते हैं, लेकिन और हकीकत में क्या होता है वो कुछ अलग ही होता है। वो तो कुछ अलग ही होता है। हाँ। इसलिए हम दोनों की मिश्रण की बात करेंगे ना। हाँ, लेकिन हाँ। ऐसा है कि ये जो ख्याली पुलाव हैं, हम चाहे वो नाटक देखें, चाहे संगीत सुने या कुछ भी करें, और खास तौर से ये जो फिल्मी दुनिया वाली बात है, फिल्में जो है हमारे लिए एक तिलस्म रचती हैं मंजरी, और उस तरह से हम खो जाते हैं। और आजकल क्या कहें या पहले भी हमें लगता है कि बिल्कुल शादी के बाद ऐसा ही सब कुछ होता है, और उसमें सब कुछ कभी कभी बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, तो एक ख्वाब जो होता है हम वैसा ही बुनने लगते हैं, रचने लगते हैं। लेकिन जब हकीकत सब जगह अलग होती है, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा बेहतर आपकी हो, या हो सकता है उससे थोड़ी 19 हो, या ज्यादा खराब हो। बिल्कुल। और रेणु जी, ये फिल्मों जैसे आपने बात करी तो कभी कभी ऐसा भी लगता था कि वो घोड़े पर आएगा राजकुमार, सफेद घोड़ा होगा और उस पर बहुत सुंदर सा राजकुमार आएगा, फिर उससे शादी होगी, तो बड़े ख्याली पुलाव यहाँ से बन जाते थे फिल्मों की कहानियों से। बिल्कुल। तो बाद में पता चलता था कि भाई वो घोड़े पे नहीं आ रहा है, वो अभी तो ट्रेन से आएगा, फिर आपका चुनाव होगा। तो इस तरह की चीजें जो है, जो विचार जिसे कहते हैं, हम कल्पना लोक में, एक तरह से स्वप्न लोक में खो जाते थे जब फिल्मों को देख देख कर, और वैसे ही हीरो की, अच्छे हीरो की इमेज बन जाती थी, और जब उससे कहीं दूसरी तरह का व्यवहार मिला तो फिर लगता था अरे ये तो क्या दिखा रहे हैं और हम कैसा सोच रहे थे। तो ये बड़ी चीजें वैसी हो जाती हैं। हाँ, इसलिए जब भी आप किसी चीज को देखें तो बड़े तटस्थ भाव से देखें, या यूं कहें मंजरी की ठीक है आपने सोचा बहुत कुछ, आदमी कहता है कि सोचना तो बहुत अच्छा चाहिए, हालांकि जो हकीकत है वो भी कोई खराब नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, जब आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा की उम्मीद लगा लेते हैं, तो जो भी आता है फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता है। वो हो सकता है कि उससे भी बेहतर हो, लेकिन उससे इतर या उससे अलग हमें कभी भी स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि फिल्मों में जो हम अभिनेता या देखते हैं, उनको काम करते या उनका रूप रंग या उनका पहनावा चाल ढाल, तो हम उससे इतने ज्यादा उस एक तो कम उम्र होती है, उस उम्र में हम उनको देखते हैं तो हम आकर्षित होते हैं, तो हमारा पूरा दिमाग उन्हीं में घूमता रहता है। किसी हीरो की कुछ पसंद आएगी चीजें, किसी की कुछ, और बाद में हम हमें अपने पति की तलाश के समय हम सोचते हैं कि इसमें ये भी चीज हो, इसमें वो भी हो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि सब चीजें एक साथ एक के अंदर होना। तो कहीं जी फिर बात होती है कि जमीनी हकीकत क्या है। अब ये तो तुमने कह दिया लड़कियों की बात कि हाँ सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, लेकिन लड़कियां किस पर आएंगी? भाई हमारे भाई लोग भी तो कुछ उन्हें भी कुछ सपना देखा होगा, वो भी सपना देखते हैं ना कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी। हाँ, है ना? वही कह रहे ना कि वो भी सोचते हैं कि हर इंसान ये सोचता है कि भाई हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत तो मिले, पहली पसंद। लेकिन हो सकता है कि आप धर्मेंद्र जैसे न हो। आपने बिल्कुल सही हीरोइन का नाम लिया है। इंसान सोचता है कि अरे क्यों नहीं, सपना तो है, देख सकते हैं, लेकिन वो सपना कब हमारे सच्चाई में बुन जाता है, रच बस जाता है, फिर हम उसको हकीकत में वही चाहते हैं। ये तो हो गई सिर्फ जीवन साथी की बात, लेकिन घर हो, घर का जो एक दिखाते हैं ना साज सज्जा जो होती है, वो हम सोचते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन जब आप खाना बनाते हैं तो हर वक्त इतना साफ नहीं रह पाता है जैसा कि हम देखते हैं कभी भी। तो इसलिए जब भी आप फिल्में देखें या कुछ ऐसा देखें तो उसमें इतने ज्यादा ना हो जाए कि जो भी आपके पास है उसका भी आप आनंद कहीं छोड़ दें, है ना? या हम दुखी रहें कि अरे ये तो नहीं अच्छा है, अरे ये तो वैसा चमक नहीं रहा है, ये इतना भव्य नहीं है, या ऐसी कार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो एक बनावटी चीज है, हकीकत से काफी दूर होती है। उसमें जो सबक मिल रहा है उसे जरूर ले लें, लेकिन इतना ज्यादा ना सोचें कि बस उसी में आप जिएं और हाँ दिमाग उसी पर हावी हो जाए, और जो हमारे पास है हम उसका मजा ना ले पाए, है ना? फिलहाल तो हम सोचते हैं, मजा लेते हैं, गीत का ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मेरे सपने में आना रे, ये गीत हमने लिया फिल्म राजहट से। तो भाई देखो, सपने में आना जी तो ठीक है सजना, लेकिन बस फिर वही वाली बात है कि जो सपने वाली चीज़ है उसको बहुत हकीकत के धरातल पर ज़रूर देखें। इसका मतलब नहीं कि आप सपने न देखें, सपने न बुने जी, बल्कि उसे ज़रूर हकीकत में भी देखें और अच्छा सपना देखें, वैसा सपना देखें ताकि आपकी तरक्की हो, परिवार की तरक्की हो, और कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए पूरी जी जान से लगे रहें, है कि नहीं? बिल्कुल। और जब जी जान से लग जाते हैं तो फिर वो चीज़ अच्छी भी लगने लगती है, धीरे धीरे हासिल हो जाती है। जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं वो मिल जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं, आज हम सुनवाने जा रहे हैं चित्रलेखा। हाँ, लेते हैं थोड़ा सा अंतराल, उसके बाद चित्रलेखा। मानव मन की उथल पुथल का बहुआयामी कथानक चित्रलेखा। हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की प्रतिष्ठित रचना चित्रलेखा। नर्तकी चित्रलेखा का जीवन एक झंझावात है, एक बवंडर उसके मन में भी है, और आज का पठन भी हम एक अंधड़ की बात से ही आरंभ करेंगे। महासागर के शांत वक्ष स्थल पर भयानक झंझावात उठने के पहले एक घोर निस्तब्धता छा जाती है। उस समय वायुमंडल उत्तेजित हो उठता है और सारा वातावरण भावी क्रांति की आशंका से शून्य सा हो जाता है। और उसके बाद वायु के प्रचंड झोंके, लहरों का तांडव नर्तन तथा विप्लव गायन। आकाश के वक्ष पर ज्वालामुखी के फटने के पहले एक घोर दबी हुई अशांति फैल जाती है। उसका नीला रंग धूमिल हो जाता है और विनाश के भय से सारा आकाश मंडल वायु से रिक्त हो जाता है। और उसके बाद अग्नि के शोले और विनाश। चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। उस समय संध्या हो गई थी। दिन की भयानक गर्मी के बाद पाटलिपुत्र की सड़कों पर सामंतों के रथ उमड़ पड़े थे। फूलों के हार लिए हुए मालिन युवतियां सामंतों को हार पहना रही थीं। सुवासित तथा शीतल शरबत के पात्र धनी युवक तथा युवतियों के होठों का चुंबन कर रहे थे। चारों ओर उल्लास और विलास था। राजमार्ग उस समय मानो उत्सव का केंद्र हो रहा था। जौहरियों की दुकानों पर युवतियां रंगरेलियां कर रही थीं और तंबोलियों की दुकानों पर युवक। बीजगुप्त भी उसी जनरव का एक भाग था। श्वेतांग उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका रथ बाहर खड़ा था। परिचारिका उसको वस्त्र पहना रही थी। प्रहरी ने आकर सूचना दी कि चित्रलेखा का रथ द्वार पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।
श्वेतांक चौंक उठा। उस समय बीजगुप्त की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। उसने पाप किया था और संभवतः उसे और अधिक पाप करना होगा जिसके लिए वो तैयार न था। फिर भी श्वेतांक ने उत्तर दिया, कह दो कि शीघ्र ही आ रहा हूं। श्वेतांक बाहर निकला। उस समय वो बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेतांक चित्रलेखा के पास गया। क्या क्या है देवी? बीजगुप्त से मिलना था, पर शायद वो घर पे नहीं है। स्वामिनी का अनुमान ठीक है। फिर ये सोचा तुम्ही से मिल लूं। देवी ने इस दास पर बड़ा अनुग्रह किया। देवी की सेवा में मैं सदा प्रस्तुत हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं श्वेतांक। आज चित्त उचाट था और ये इच्छा हुई कि जनरव में ही अपने चित्त को कुछ शांत करूं। घूमने का लक्ष्य लेकर निकली थी। यदि बीजगुप्त नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुम तो हो। बहुत अच्छा। इतना कहकर श्वेतांक अपने रथ की ओर बढ़ा, पर चित्रलेखा ने श्वेतांक का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ इसी रथ पर चलना होगा। मंत्रमुग्ध श्वेतांक चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा। चित्रलेखा बैठी हुई थी। घोड़ों की रास श्वेतांक के हाथ में थी। राजमार्ग पर पहुंचते ही घोड़ों की रास चित्रलेखा ने अपने हाथ में ले ली। अश्व थिरक उठे और गर्व से मस्तक उठाकर उन्होंने राजमार्ग में प्रवेश किया। शायद उन्हें यह विदित हो गया था कि उनकी बागडोर उस स्त्री के हाथ में है जो पाटलिपुत्र के बड़े से बड़े सामंतों को केवल संकेत पर नचा सकती है। चित्रलेखा के रथ को देखकर बड़े बड़े सामंतों के रथ रुक जाते थे। लोग उसे अभिवादन करते थे और साथ ही उसकी प्रशंसा। श्वेतांक को उसके साथ बैठे हुए देखकर कुछ लोगों ने व्यंग्य वाक्य भी कहे, पर चित्रलेखा उस समय केवल हंस दी। उसने उन वाक्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय चित्रलेखा फूलों के हार से लदी हुई थी। प्रत्येक सामंत उसकी ओर एक हार फेंक देता था। चित्रलेखा उसे पहनकर उसको कृतार्थ कर देती थी। रथ पर आसीन चित्रलेखा उस समय साक्षात शिवा की प्रतिमा थी। लोग उसका सम्मान करते थे, उसके सामने झुक जाते थे और उसकी पूजा करते थे। राजपथ का विशाल जनरव मानो चित्रलेखा का स्वागत कर रहा था। दूसरी ओर से एक रथ आकर चित्रलेखा के रथ के पास रुका। चित्रलेखा उस समय एक नवयुवक से बातें कर रही थी। रथ खड़ा हुआ था। दूसरे रथ के रुकने के साथ ही चित्रलेखा का ध्यान भंग हुआ। पार्श्व में बीजगुप्त हंस रहा था। आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है, और आज बीजगुप्त को उनके घर में ना पाकर आश्चर्य हुआ। उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों में गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे दोनों ने समझ लिया। श्वेतांक रथ से उतर पड़ा। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा बीजगुप्त के यहां निमंत्रित है। संभवतः निमंत्रण अस्वीकार न होगा। चित्रलेखा को बीजगुप्त का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार है। उस समय संध्या बीत रही थी। राजमार्ग पर प्रकाश होने लगा था। बीजगुप्त अपने रथ से उतरकर चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। घोड़ों की रास उसने अपने हाथ में ले ली। श्वेतांक ने बीजगुप्त का रथ संभाला। दोनों रथ बीजगुप्त के भवन की ओर मोड़ दिए गए। मुझे दुख है कि जिस समय तुम मेरे भवन में गई उस समय मैं अनुपस्थित था। दुखी होने की कोई बात नहीं।
दोष मेरा ही था, क्योंकि मैं ऐसे समय पर पहुंची थी जब मैं कभी भी तुम्हारे यहां नहीं जाती थी। इसलिए तुम्हारा भवन में न होना अस्वाभाविक नहीं था। चित्रलेखा, कई दिनों से चित्त उद्विग्न रहा है। क्यों, ये मैं स्वयं ही नहीं जानता। एक बात पूछूंगा, कई दिनों से तुम मेरे यहां नहीं आई, इसका क्या कारण है? कारण पूछते हो? नहीं आ सकी क्योंकि आने की इच्छा ही ना थी। आने की इच्छा न थी? इसका कारण जानने का मैं अधिकारी हूं। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के मुख की ओर देखा। उस पर दृढ़ता थी और गंभीरता थी, क्रोध की छाप थी और स्वामित्व की गुरुता थी। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। अधिकारी हो इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, ये मैं नहीं समझ सकी। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इन दिनों किसी अंश तक मेरा चित्त उद्विग्न रहा है और उस उद्विग्नता में मैं अपने को और अपनों को भूल सी गई थी। इस समय रथ बीजगुप्त के भवन के द्वार पर रुक गया। श्वेतांक ने अपने रथ से उतरकर बीजगुप्त और चित्रलेखा को उतारा। तीनों बीजगुप्त के केली भवन में गए। इसके बाद श्वेतांक वहां से चलने लगा। श्वेतांक को जाते हुए देखकर बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, ठहरो, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, श्वेतांक की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही श्वेतांक की उपस्थिति से कोई हानि भी नहीं है, वरन इसमें श्वेतांक का लाभ ही है। इस अनुभवहीन व्यक्ति को संभवतः कुछ अनुभव भी प्राप्त हो। अभी तुमने कहा था कि तुम किसी उद्विग्नता में स्वयं को और अपनों को भूल गई थी। इस विस्मृति को उत्पन्न करने वाली उद्विग्नता भी विचित्र होगी। तो क्या मैं ये समझूं कि बीजगुप्त मुझे अपनी मन प्रवृत्ति का विश्लेषण करने को बाध्य कर रहे हैं? नहीं, बाध्य नहीं कर रहा हूं, वरन प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझको ये ज्ञात हो जाए। यदि बीजगुप्त ये प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको ये विदित हो कि उद्विग्नता असाधारण है और इस उद्विग्नता का कारण भी असाधारण है। पर साथ ही चित्रलेखा इस उद्विग्नता पर अधिक कहने में असमर्थ है। चित्रलेखा कुछ कहने में निश्चय ही असमर्थ है, किंतु क्या मदिरा उसे मुखर नहीं कर देगी? आज की कड़ी में चित्रलेखा थी दिशि दुग्गल, बीजगुप्त कमल शर्मा और सूत्रधार थे हरीश भिमाणी। इस रेडियो पठन को श्रोताओं तक पहुंचाने में सहायक हैं राजेश मलिक तथा इस प्रसारण की परिकल्पना और प्रस्तुति विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब बीनू कलसी का अगली कड़ी तक नमस्कार। तो
तो भाई ये भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास जी, कालजयी उपन्यास ना? जी बिल्कुल। और उसका ये रेडियो पठन, बल्कि यूं कहें कि मंजरी आज का जो ऑडियो बुक चल रही है उसका हम किस समय से विविध भारती में प्रयोग किया गया, बाकायदा उस पर काम हुआ, बहुत सुंदर इसकी प्रस्तुति। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, तो अगली कड़ी में देखिए क्या होता है फिर। तब तक हम आगे चलते हैं और एक गीत सुन लेते हैं। जी। तो उनसे प्यार हो गया, ये गीत हमने सुना फिल्म बादल से, है ना। और देखिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट भेज दिए हैं, लिखते हैं कि हमारे यहाँ न सुनिए न सुनती हो कहकर बल्कि बच्चे का नाम लेकर श्रीमती जी को बुलाया जाता है। क्या बात है। और इसी के साथ एक और लिखते हैं कि सुनिए सुनाइए का अंजाम कभी प्यार कभी नोकझोंक हो जाती है, तभी तो कहा गया है स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। भैया कम से कम ही बोले और मुस्कुराते हुए सुने और सुनाएंगे तो ही सुनो और सुनाओ, इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है ना, लेकिन भैया लगा देने से ये समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने बंधुओं के लिए कह दिया कि भैया कम ही बोलें। हाँ। अब ये नहीं पता कि भैया किस लिए लिखा है इन्होंने, भाइयों के लिए लिखा है या सामान्य तौर पर लिख दिया है। हाँ। और ये जो भैया लिख देते हैं हम या दैया रे दैया लिख लेते हैं, मंजरी इसके बारे में बताएं कि हम बहुत जल्दी ही इस पर एक कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे और ये एक तरीके से अलग अलग तरीके के भाव प्रकट करते हैं। और हम कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, अरे बस जो ये है जो शब्द, इसकी क्या महत्व है, कैसे हमारी बातों में रंग घोलता है, इसके बारे में बहुत लंबी बातें करेंगे सखी सहेली कार्यक्रम में। तो सुनते रहिएगा, इंतजार रहेगा फिर तो, है ना। बिल्कुल इंतजार रहता है और हमें भी इंतजार रहेगा कि देखिए हमारी साथी लोग बैठी हैं, या मंजरी हो चाहे राजुल हो या नेहा हो, कोई भी क्या बताती हैं इस बारे में जी। लेकिन हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि अजी सुनती हो, पर जब वो प्यार से कहती हैं सुनो जी,
तो तुरंत दिमाग में घंटी बजती है कि ज़रूर कहीं सेल लगी है और आज अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। और इन्होंने बुंदेलखंड के बारे में लिखा है कि बुंदेलखंड में पति पत्नी को कैसे संबोधित करते हैं। पति जब कहते हैं कि अजी सुनती हो, और जब सुनवाई नहीं होती तो दूसरी आवाज़ लगानी पड़ती है, अरे भगवान सुनती हो कि नहीं। और जब तब भी सुनवाई नहीं होती तो फिर आवाज़ लगाते हैं, अरे ओ परमेश्वरी कितने हो, सुन रही कि नहीं। इसके बाद तुरंत सुनवाई हो जाती है। क्या बात है, यानी कि इन शब्दों को बुलाने का अंदाज भी अलग अलग है। हाँ। कि हम कितनी धीमे बोलते हैं, कितनी जोर से बोलते हाँ, हैं। वो धीरे धीरे ना, जैसे कि अगर आपका यहाँ पे सुर है तो धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। वैसे ये बहुत हद तक प्यार मोहब्बत की निशानी है, हक की निशानी है कि हम किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हक रखते हैं और बोलते रहते हैं। और वैसे भी शादी के बाद यही होता है ना। बिल्कुल। और उसके बाद पति पत्नी के बीच सुनिए और सुनती हो ऐसा संबोधन भी आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या एक दूसरे का नाम नहीं लिया जा सकता? वैसे अगर परंपराओं की बात करें या मान्यताओं की बात करें तो हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे ना कि पति का नाम नहीं लिया जाता है। नहीं, पत्नियों का भी नहीं लिया जाता। हाँ वो पति भी नहीं लेते थे अपनी पत्नियों का नाम। लेकिन इस बात को हमने बहुत हद तक इसका कहना चाहिए कि प्रचार प्रसार खूब किया कि हमारे यहाँ स्त्री जो होती हैं, हमारी जो बहनें होती हैं, वो पतियों का नाम नहीं लेती हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये सम्मान की बात है। और इसी तरह से पति भी अपनी पत्नियों का नाम नहीं लेते। जैसे हमारे साथी ने लिखा है कि पप्पू की अम्मा, गोलू की अम्मा, यही कहा जाता है। बिल्कुल यही कहा जाता है। और वहीं उस दौर में भी सभी महिलाएं अपने पति का नाम लेने में संकोच करती थी। कभी जैसे आपने बताया भी इसी तरह, कभी सूरज की ओर इशारा किया और कभी चांद की तरफ इशारा किया और कभी बल्ब की तरफ इशारा कर दिया। यानी चांद और बल्ब का इशारा किया और जैसे सूरज का है तो सूरज प्रसाद हो गए या चंद्र प्रकाश हो गए, ऐसे ही बता दिया। या बच्चों के नाम ले लिए, जैसे आपने बताया, जैसे कोई भी बंटू के पापा है या चुन्नी के पापा है, मुन्नू के पापा है, ऐसे करके वो नाम लेते थे। नाम इस तरह से लिया जाता था और पता चल जाता था कि कौन है। अक्सर तो ये भी होता था कि हाँ, पति पत्नी आपस में तो नहीं कहते थे, लेकिन हाँ, अगर माता पिता की बात करें या सास ससुर की बात करें तो भाई आरे वाली या फलाने शहर की पटने वाली, ऐसे भी नाम ले लिए जाते थे, है ना। तो शहर के नाम से भी जोड़ दिया जाता था कि फलाने शहर की हैं तो भाई वहीं की महारानी होंगी। तो सही बात है। लेकिन क्या हो गया कि अब आज के समय में सब एक दूसरे का नाम लेते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि हमें तो कहीं ना कहीं लगता है मंजरी की वो रचनात्मकता, वो सृजनात्मकता खत्म हो गई कहीं से। नहीं तो नाम इस तरीके के नए रखना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता था ना, टास्क होता था। बिल्कुल। फिर कहते हैं ना कि लेकिन अभी पुरानी बात करें तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, है ना। कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं लड़कियों के साथ साथ। तो अपने रिश्तों को दोस्त कहते हैं ना कि ये कह सकते हैं कि दोस्ती की तरह लेते हैं। सोचते हैं कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, और दोस्त तो पहले भी होते थे लेकिन थोड़ा सा नजरिया बदला है। आज की बात थोड़ी अलग है। आज भी बहुत से लोगों में और घरों में सुनिए और सुनती हो से ही अपनी बात कहते हैं। और जमाना कितना भी आगे निकल जाए लेकिन कुछ पुराने रीति रिवाज हमेशा रहते हैं। और अच्छा, आजकल तो बेहिचक शॉर्ट नेम भी कर दिए गए हैं। जैसे विशाल को विशु कर दिया जाता है, सुमन को सुमी कह देते हैं। और जो एजी ओजी, सुनो जी, सुनियो और सुनती हो, इनमें भी बड़ा प्यार छुपा होता था। और इसी के प्यार की डोर में बंधे कितने सारे काम करवा लिए जाते थे। हाँ, ये बात तो है ना। नहीं, लेकिन क्या लगता है ये छोटा वाला नाम लेके नहीं होता है काम? क्या विशु और सुमी टाइप वाला नाम? वो भी काम होता है, लेकिन ये जो एजी ओजी सुनिए सुनती में काम बताए जाते थे, तो ये इनमें बड़ा मजा आता था कि अब भाई वही है ना, जैसे कि कहीं पे जाना है या कोई फिल्म लगी है तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, एजी सुनते हो हमारी सखी के साथ में हम जाएं क्या फिल्म देखने। तो देखो ऐसा है ना कि ये अजी सुनते हो या अजी सुनती हो जो है ना, इसकी जो लहजा होता है ना, जो टोन होती है, शब्द वही रहते हैं। उस टोन से पता चल जाता है कि चाय बन गई है या पिक्चर देखने जाना है, या बहुत देर से हम आवाज लगा रहे थे आपने सुना नहीं है तो डांट पड़ने वाली है। वो सब भी अंदाज उसी से पता चल जाता था। बिल्कुल, है ना। हाँ, और एक गाने से भी कुछ देखते हैं क्या पता चलता है। बिल्कुल। मैंने कहा सुनिए तो जरा, मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बात जरा सी चले
चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। जी मैंने कहा सुनिए तो जरा एक बात जरा सी, चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ, खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ। कैसे गुजरे थे बिना किसी याद के, कैसे गुजरे थे बिना किसी याद के। लंबी होती है फुरकत की रात जरा सी। हो जी मैंने कहा सुनिए तो जरा एक बात जरा सी, चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। दिल के चमन से प्यार का बादल, दिल के चमन से प्यार का बादल, बिना बरसे ही क्या गुजर जाएगा, बिना बरसे ही क्या गुजर जाएगा। जाते जाते हो जाए बरसात जरा सी। हो जी मैंने कहा सुनिए तो जरा एक बात जरा सी, चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। ठुकराते हो मेरे दिल को, ठुकराते हो मेरे दिल को। ऐसा ना हो ये दिल टूट जाए, ऐसा ना हो ये दिल टूट जाए। नाजुक है हसीनों की जात जरा सी। हो जी मैंने कहा सुनिए तो जरा एक बात जरा सी, चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। जी मैंने कहा सुनिए तो जरा एक बात जरा सी, चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। तो ये गाना हमने लिया फिल्म बादशाह से। तो बादशाह जैसा ही होता है घर का माहौल भी, बिल्कुल कब कौन बादशाह बन जाए पता ही नहीं चलता है। जी। तो ठीक भी है, वैसे अच्छी बात है ना। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे ग्रामीण भाग में मराठी में पति पत्नी को अव तो पत्नी पति को कावो ऐसे संबोधित करती है, लेकिन बच्चे हंसते हैं बंद करो तुम अपनी काव काव, यानी कौवा डर जाएगा। काव काव को जी। कौवा डर जाएगा, ये बात भी है। ऐसे ही बातें होती है। ए जी ओ जी पर रेणु जी और मंजरी जी का वार्तालाप बहुत रोचक लग रहा है, विषय रोचक है। धन्यवाद आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद ए जी ओ जी, आपने इसमें भी लगा दिया। तो यानी कि ए जी ओ जी सुन लो जरा जी कहीं भी कहा जा सकता है, लेकिन कई बार तो सचेत भी किया जाता है कि भाई फला जगह सुनो नहीं जाना, मगर गए तो कैसे गए। या पति भी कह देते हैं सुनती हो पार्क में जिससे तुम्हारी दोस्ती कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, सबसे कुछ ना कुछ मांगती रहती है, और अगर आपने नहीं सुना तो बस फिर तो जो होगा वो देखा जाएगा। भारी पड़ जाती है, भारी पड़ जाता है। सही बात और है। कभी कभी तो ये चीजें सुनती हो और ये सुनने वाली जो है धीरे धीरे प्यार तो रहते ही इनमें शुरुआत में, लेकिन बाद में उलाहना में तब्दील हो जाता है। फिर क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं घर के कि वो बस आपस में तकरार शुरू हो जाती है। और हमें जो है अब इसी सुनिए और एजी ओजी के साथ ये कहना पड़ेगा कि ओजी अब हम लेते हैं विदा जी और स्वीकार कीजिए मंजी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।